गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे कुछ यूजफुल टर्म्स। यानी पिछले क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़े और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टर्म्स है समप्रसारी घोल, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रॉब्लम बनाने में बीच बीच में समप्रसारी घोल के रूप में आएगा, तो आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। तो समप्रसारी घोल क्या होता है? तो जब दो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, एसपीएम की सहायता से अलग किया जाता है, इनके घोलक के अणु एसपीएम से होते हुए, यानी कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, यानी इधर भी सॉल्यूशन है और इधर भी सॉल्यूशन है, दोनों में से किसी का भी घोलक का अणु एसपीएम से होते हुए जब एक दूसरे की ओर आता जाता नहीं है, मतलब एक दूसरे की ओर फ्लो नहीं करता है एसपीएम से होते हुए, तो बस इसी को कहते हैं क्या कि ये दोनों घोल समप्रसारी घोल है। एक बार फिर से, जब दो घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है, तो दोनों में से किसी का भी घोलक का अणु एसपीएम से होते हुए एक दूसरे की ओर प्रवाहित नहीं होता है, तो हम इस दो सॉल्यूशन को एक ही साथ समप्रसारी घोल कहते हैं कि ये इसका समप्रसारी घोल है और ये इसका समप्रसारी घोल है। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज और प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है कि जब भी किसी प्रॉब्लम में समप्रसारी घोल का नाम लेगा, मतलब the osmotic pressure of first solution is equal to osmotic pressure of second solution, यानी कि प्रथम घोल का परासरण दाब बराबर द्वितीय घोल का परासरण दाब। तो ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे घोल जिनका परासरण दाब समान होता है समप्रसारी घोल कहलाता है। अब समप्रसारी घोल के बाद आप पढ़ने जा रहे हैं अति प्रसारी घोल। अति प्रसारी घोल क्या है? जब दो घोल को एसपीएम से अलग किया जाए, तो जिस घोल का परासरण दाब अधिक होता है, जिसका परासरण दाब अधिक होता है, उसको हम कहते हैं अति प्रसारी घोल, और जिस घोल का परासरण दाब कम होता है उसे कहते हैं अल्प प्रसारी घोल। तो ये अल्प प्रसारी घोल, जब दो घोल को एसपीएम से अलग किया जाता है, तो जिस घोल का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प प्रसारी, जिसका अधिक होता है अति प्रसारी, और जब दोनों घोल का परासरण दाब समान होता है तो समप्रसारी। तो आज के टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको इसी तरह सुनते ही समझ में आ गया होगा। समप्रसारी, अति प्रसारी और अल्प प्रसारी। हाइपरटोनिक ये है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से ये जाना जाता है। अब हम परासरण दाब पर आधारित कुछ प्रश्न बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग यहाँ जितना भी परासरण दाब में फॉर्मूला आया है थोड़ा बढ़िया से समझ लें। पहला फॉर्मूला आया था PV बराबर nRT, PV इक्वल nRT, जिसको आप पाई भी बराबर nRT भी कह सकते हैं, पाई भी इक्वल nRT भी कह सकते हैं। इसके बाद एक आया यहाँ मूल की संख्या को दिए गए घुल्ले के भार बटा में अणु भार से भाग देते हुए आप चेंज करेंगे, तो ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो है पाई इक्वल, इस v को n से डिवाइड करेंगे n बाई वी आर टी। तो यहाँ n बाई वी इक्वल आपको अच्छी तरह पता है ये सांद्रता होता है, तो पाई बराबर सी आर टी। तो प्रॉब्लम बनाने से पहले ये चार फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और इसमें जो टर्म अवेलेबल है, जो टर्म उपस्थित है, उसके बारे में जान लिया जाए। आप सभी को पता है कि P क्या होता है? तो P होता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P या पाई जो भी
यहाँ पर रहेगा P या पाई। तो इस ये क्या है, तो ये है परासरण दाब, परासरण दाब। और दूसरा भी क्या है, तो ये आप सभी को अच्छे से पता है कि ये आयतन है। और उसके बाद n क्या है, तो मोल की संख्या, मोल की संख्या। इसके बाद R क्या है, तो नियतांक है, नियतांक कांस्टेंट, इसको मोलर गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है या गैसीय स्थिरांक। इसके बाद हम बात करते हैं WA अवाष्पित घुलने का अणुभार या घुलने का अणुभार भी नॉर्मली आप बोल सकते हैं, घुलने का अणुभार। और इसके बाद आता है बारी MA क्या है, तो ये है, सॉरी ये घुलने का दिया गया है, या फिर इसको कर देते हैं हम लोग MA, ये घुलने का अणुभार है। और ये हो गया आपका WA, तो ये है WA घुलने का दिया गया भार, घुलने का दिया गया भार, दिया गया भार। और एक और C क्या है, तो C आप सभी को पता है, सांद्रता, सांद्रता। और सांद्रता का यूनिट क्या होता है, मोल प्रति लीटर या फिर ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर। मतलब जैसे जिस टर्म में रहेगा, मोलरता के पद में, नॉर्मलता के पद में, जैसे। तो ये सभी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग परासरण दाब पर आधारित प्रश्न और बना सकते हैं। तो देखा जाए परासरण दाब पर आधारित प्रश्न। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे परासरण दाब। मतलब अब आप परासरण दाब पर आधारित प्रश्न बनाएंगे जो एनसीईआरटी और कुछ अदर बुक से कलेक्ट किया गया है, जो पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो आज का पहला परासरण दाब का क्वेश्चन है, 300 केल्विन ताप पर 0.01 m चीनी के घोल का परासरण दाब की गणना कीजिए। तो 300 केल्विन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर 300 केल्विन, 0.01 m क्या होता है, मोलरता। और मोलरता क्या है, सांद्रता की इकाई है, मतलब सांद्रता का मान है। तो ये बात आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि ये सांद्रता का मान है। और चीनी के घोल का परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब आपको निकालना है और R का मान सामने दिया गया है, ये R का मान है। तो एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, पाई इक्वल्स CRT। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन 0.0821 और ये टेम्परेचर 300, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.2463। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यूनिट में ATM का इस्तेमाल है, इसलिए यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट, परासरण दाब का यूनिट ATM होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था, डायरेक्ट फार्मूला पर मान रखकर बनाने लायक था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, समझने लायक है। 300 केल्विन ताप पर प्रति लीटर आयतन वाले घोल में ग्लूकोज का 36 ग्राम मिलाने पर परासरण दाब 4.98 बार हो जाता है। यदि इस घोल का परासरण दाब 1.52 बार हो जाता है तो घोल की सांद्रता, मतलब इस क्वेश्चन में दो घोल है,
पहले घोल का पराशर पदार्थ 4.98 है और दूसरे का 1.52 है, तो इस घोल की हमने सेकंड घोल की दूसरे विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो पहले प्रथम विलयन के लिए जो बात बताया गया है उसको नोट किया जाए। प्रथम विलयन के लिए टेम्परेचर 300 कैलोरी प्रति लीटर, आयतन 1 लीटर, और उसके बाद ग्लूकोज का 36 ग्राम है, तो WA का मान 36 ग्राम। नाम लिया गया है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर मास नाम लेते ही पता चल गया कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अनुभार 12×6 प्लस 1×12 प्लस 16×6, ये पूरा आता है 180। और कितना ग्राम इसका बोला गया है, तो 36 ग्राम। ये प्रथम विलयन के भी कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। पाई भी इक्वल WA बाई MA RT, और हमको इसमें क्या चाहिए, पाई। तो पाई इक्वल हो जाएगा WA इंटू R इंटू T अपॉन MA इंटू V, और सब का मान हम लोग के पास अवेलेबल है। ये WA का मान 36, R का मान 0 या R का इसी तरह छोड़ देते हैं, 2 विलयन है तो कट जाएगा। टेम्परेचर भी दोनों के सेम है, आप चाहे तो यहाँ रख सकते हैं। तो ये 300, और अब MA 180 आया है, और आयतन प्रति लीटर का रहा है। तो इस तरह यहाँ पाई, और इस पाई का भी मान हमको पता है इस विलयन के लिए 4.98, तो ये पाई का भी मान दिया है 4.98 बार। तो 4.98 यहाँ लिखेंगे, और इसको कटाने पर ये पूरा आप कटा सकते हैं 60 से डायरेक्ट 6×5=30, और यहाँ 18, और 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पर 12 है। तो इस तरह 12×25=60, यानी कि ये हो गया आपका 4.98 इक्वल 60/R, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं द्वितीय विलयन का। तो द्वितीय विलयन के लिए क्या दिया है, पाई का मान दिया है 1.52 बार, 1.52 बार, और सांद्रता निकालना है, और टेम्परेचर वही वैल्यू लेकर आएगा यहाँ भी। तो पाई इक्वल क्या होता है, CR, जहां कॉन्सेंट्रेशन का बात हुआ तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो अब 1.52 C इंटू R, और टेम्परेचर 300 यहाँ भी है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया जाए। हमको सेकेंड विलयन, द्वितीय विलयन की सांद्रता चाहिए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52, और यहाँ 60 इंटू R अपॉन C इंटू R इंटू 300। तो ये कैंसिल, ये कटेगा 5 टाइम, और इस तरह C बराबर आ रहा है 1.52 अपॉन
पूरा सॉल्व करने पर 0.061 और ये इस यूनिट में बार का ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यहाँ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझ लिया जाए। 2 विलियन का बात हो रहा है। प्रथम विलियन के लिए पराशर दाब दिया है और दूसरे विलियन का भी पराशर दाब देते हुए सांद्रता पूछ रहा है। तो प्रथम विलियन के लिए पराशर दाब का मान दिया था और ग्लूकोज का दिया गया भार पता था। इन सभी मान का उपयोग करते हुए यहाँ पर हमें पाई v इक्वल WA/A में RT की सहायता से पूरा सॉल्व करते हुए एक इक्वेशन प्राप्त किए। फिर द्वितीय विलियन के लिए हमको पराशर दाब 1.52 पता था। तो इस तरह से समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ये फाइनल वैल्यू C का मान प्राप्त हुआ। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड में 2-3 बार आने का रिकॉर्ड बनाया है। 273 केल्विन ताप पर यूरिया 5% W/V घोल का पराशर दाब ज्ञात करना है। 5% W/V का अर्थ है कि 100 ml के घोल में 5 ग्राम यूरिया है। अगर W/W होता तो 100 ग्राम में 5 ग्राम होता, अगर V/V होता तो 100 ml में 5 ml होता। यहाँ W/V है, वेट बाय वॉल्यूम है, तो 5% का अर्थ है 100 ml के घोल में 5 ग्राम यूरिया है, तो इससे आयतन मिल गया 100 ml और यूरिया का दिया गया भार मिल गया 5 ग्राम और नाम लिया गया है यूरिया। तो यूरिया का अणु भार हम इजी वे में निकाल सकते हैं। ये है यूरिया का अणु सूत्र। तो 14 प्लस 1 × 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 × 2, ये पूरा 60 जोड़ा जाए। 14 और 2 18, इधर से 18 36 और 36 और यहाँ पर आ रहा है 18। ये 4 2 6 2 8 और 6 14 14 4 18 2 20, ठीक है। और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और अब पाई v इक्वल WA/MA RT। इसी फॉर्मूले की मदद से इजी में हम लोग स्मॉल टेम्परेचर पराशर दाब का मान निकाल लेंगे। WA कितना है? WA का मान WA यहाँ पर 5 ग्राम है। 5 ग्राम 100 ml के घोल में 5 ग्राम स्थित है। तो यहाँ WA का मान 5, R का मान 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया है? 273 केल्विन, 273 केल्विन और अणु भार आया है 60 और ये आयतन नीचे आएगा। कितना आयतन? 100 ml। 100 ml को यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे। 100 ml को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा लीटर में और लीटर में ही कितना हो जाएगा? 0.1। अब चाहे तो पूरा भी मान उठाकर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0, ये पूरा सॉल्व करने पर 18.677 ये पराशर दाब का मान है। तो इसलिए इसका यूनिट इसमें ATM का इस्तेमाल किया गया है प्रेशर का, तो आंसर ATM में होगा। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आप पराशर दाब पर आधारित प्रश्न बनाएं। आप लोगों से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट कि जिस अंदाज में आप देख रहे हैं, जितना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है,
आप इस पर पूरा ध्यान दें, समझें और एक चीज समझ लीजिए कि अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो सफलता भी हमको जरूर मिलेगा। उसी तरह आपके लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी जरूर सफलता मिलेगा। अगर आप केवल वीडियो लेक्चर देखकर, स्क्रीनशॉट लेकर, डाउनलोड करके केवल रख लेते हैं और अच्छे से मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं है। थैंक यू।